वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुशामदीद। दिल्ली धमाका दहशत गर्दी है या दहशत गर्दी का ड्रामा? हकायक जनाब अब सामने आना शुरू हो गए हैं और चंद ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आए हैं जनाब, जो अब इस पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल कर रख देंगे। क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली धमाके की आड़ में जो खेल खेलने की कोशिश की गई है वो जनाब अब बेनकाब हो रहा है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस धमाके के बाद 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनमें से पहली डेवलपमेंट है कि वो धमाका जिसको इब्तदा में सिलेंडर धमाका करार दिया गया था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता दहशत गर्दी के साथ जुड़ा और दहशत गर्दी के साथ जुड़ने के बाद इंडियन पुलिस ने यानी नई दिल्ली की पुलिस ने इस वाक़े की यानी ये जो कार के अंदर धमाका हुआ है इसको बाज़ाब्ता तौर पर दहशत गर्दी के तहत इसका मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इस वाक़े की तहकीकात को दहशत गर्दी के तनाजुर में ही परखा जाएगा और उसका जायजा लिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अमेरिका और फ्रांस की तरफ से। अमेरिका और फ्रांस ने दिल्ली में होने वाले धमाके और उसके नतीजे में पैदा होने वाले तनाव और ऑपरेशन 2.0 सिंदूर के शुरू होने के इशारे मिलने के बाद जो इंडिया है उसको अपने शहरियों के लिए गैर महफूज करार देने का इंतबा यानी एम्बार्गो जारी कर दिया है और इसके तहत अमेरिका और फ्रांस दोनों ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर इंडिया छोड़ने और अपने मुल्कों में वापस आने की जनाब हदायत जारी कर दी है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के फॉल्स फ्लैग के खदशे के पेश नज़र जो अपने हिफाजती इंतजाम हैं वो तो मुकम्मल कर ही लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के वो तमाम शहर लाहौर समेत जो कि इंडियन बॉर्डर के करीब हैं उनके लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया है और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक नया नोटम भी जारी कर दिया है। अब ये सारी सूरत हाल किस तरीके से इंटरलिंक है इस पर बात करते हैं। इंडियन ये जो दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है ये धमाका है यानी हकीकी तौर पर दहशतगर्दी है या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसका भी जायजा लेते हैं। इस पर भी बात करते हैं कि अमेरिका और फ्रांस की तरफ से ये तंबी किन खदशात की बुनियाद पर जारी की गई और ये भी देखते हैं कि आज अलग सुबह तकरीबन 8 बजे भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जो इजलास को तलब किया गया था जिसकी सदारत भी उन्होंने की है, उसमें इब्तदाई तौर पर कौन सी तफसीलात सामने आई हैं। अगर आपको याद हो तो नवंबर के आगाज़ पर ही भारतीय मीडिया ने इन खबरों को शेयर करना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान से दरअंदाजी की जा रही है। कभी वो LOC पर होने वाली जो फायरिंग है या जो झड़पें हैं पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान, इसको दहशत गर्दों को मुबैना तौर पर पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर धकेलने की कोशिश करार देते हैं और कभी बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ठीक होने के बाद बांग्लादेश के सरहदी इलाकों को जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का गढ़ करार देते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि अब LOC की बजाय बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान। अब इसी तनाजुर में मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कुछ सर्च ऑपरेशंस किए गए और कुछ ये जो दहशतगर्द हैं इनका पीछा करने और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की खबरें भी सामने आई। 10 नवंबर इस हवाले से इस सारे फॉल्स फ्लैग ड्रामे का जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि नुक्ताए अंजाम था, यानी ये जो फॉल्स फ्लैग था इसका आखिरी एक्ट चलना शुरू हुआ है 10 नवंबर को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 नवंबर को मकबूजा कश्मीर से चंद लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद इस बात का इंकशाफ किया गया कि इंडियन शहर है फरीदाबाद, वहां पर एक डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर उमर और वो डॉक्टर उमर का ताल्लुक है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ। इस इंकशाफ के बाद इंडियन पुलिस हरकत में आती है, फरीदाबाद का घेराव किया जाता है। फरीदाबाद का वो जो एक एरिया है जहां पर जो एक वेलफेयर ट्रस्ट है उसका दफ्तर है, वहां पर हल्ला बोला जाता है और फिर इस बात का इंकशाफ किया जाता है कि फरीदाबाद के उस वेलफेयर सेंटर से ना सिर्फ 350 किलो RDX बरामद हुआ
बल्कि उसके साथ साथ ये इंकशाफ भी सामने आता है कि यहाँ से AK-47 असॉल्ट राइफल्स और दीगर असला भी बरामद हुआ। और इस वाक़े के बाद चंद अफराद को जो है वो हिरासत में लेने की इतलात भी आती हैं। पहले ये इतला आती है कि डॉक्टर उमर को भी हिरासत में ले लिया गया है, फिर इंडियन मीडिया की तरफ से ये इंकशाफ सामने आता है कि डॉक्टर उमर को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। 10 नवंबर के खात्मे के साथ ही, यानी जैसे ही शाम होती है, तो फिर दिल्ली का जो मारूफ इलाका है लाल किला, वहां पर बम धमाके की खबर सामने आती है। इब्तदाई तौर पर इंडियन मीडिया के मुताबिक और खुद इंडियन पुलिस जो बम धमाका है उसका जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि ये धमाका एक मारुति कार में हुआ और ये मुमकिना तौर पर सिलेंडर धमाका है और उसके नतीजे में ये जो 4 अफराद गाड़ी में सवार थे वो मारे जा चुके हैं। उसके बाद जो खबर है मीडिया में रिपब्लिक टीवी समेत दीगर जगहों पर नशर की जाती है और फिर उसके बाद ये खबर सामने आती है कि 4 अफराद तो गाड़ी में थे, लेकिन उसके अलावा भी इर्द गिर्द मौजूद जो 9 अफराद थे वो मारे गए हैं, यानी मजमूई तौर पर 13 अफराद मारे गए हैं और 16 अफराद जख्मी हुए हैं। और फिर उसके बाद ये जो लाल मारुति गाड़ी थी ये हुंडई गाड़ी के अंदर तब्दील हो जाती है और ये इसका पहला सबूत है, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त ऐनी शाहिदीन का ये जो बयानात हैं वो मौजूद हैं। एक ऐनी शाहिद हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी में के अंदर से 4 जली हुई लाशें मिली हैं, 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि ये जो धमाका हुआ और जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो सफ़ेद रंग की मारुति गाड़ी थी, और जबकि उसके बाद जो अमित शाह हैं और इंडियन पुलिस है वो इसको मारुति की बजाय हुंडई गाड़ी से तशबीह देती है। इसी तरीके से एम्बुलेंस ड्राइवर है मोहम्मद असद, वो उसने इंडिया के खबर रसा इदारे से को बताया कि जब वो जाए वकूआ पर पहुंचे तो उन्हें इब्तदा में 4 लाशें नजर आईं और फिर उनका ये कहना था कि 20 अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। ये ऐनी शाहिदीन है जो वहां पर मौके पर मौजूद थे। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आती है इस वाक़े के बारे में कि दिल्ली फायर सर्विस को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब एक कार में धमाका हुआ है। ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि धमाके से जो गाड़ी और उसके इर्द गिर्द का एरिया था वो मुतासर हुआ और फिर चांदनी चौक के बाजार में अफरा तफरी मच गई, दुकानें बंद कर दी गईं। वलीउर रहमान नाम के एक दुकानदार का ये कहना है कि जब धमाका हुआ वो अपनी दुकान में बैठा था और फिर उसने ये बताया कि धमाके की आवाज़ सुनकर मैंने फौरी तौर पर दुकान को बंद कर दिया क्योंकि इर्द गिर्द के तमाम लोग भागते हुए नजर आए थे। उसके बाद ये जो दिल्ली पुलिस है उनके तर्जुमान का बयान सामने आता है और फिर दिल्ली के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, वो नामा निगारों को बताते हैं कि ये धमाका कम रफ्तार से चलने वाली एक गाड़ी में हुआ। धमाका उस वक्त हुआ जब कार में मुसाफिर मौजूद थे, जबकि धमाके से दूसरी कारों में भी आग लग गई। यानी इब्तदाई तौर पर जो सिलेंडर धमाका था वो बाद में एक कार बम धमाके में तब्दील हो गया। पहले बताया जाता है कि 4 अफराद जो गाड़ी में सवार थे वो मारे गए और फिर डॉक्टर उमर के बारे में ये इंकशाफ किया जाता है कि डॉक्टर उमर इस गाड़ी में सवार थे और मारे जाने वालों में डॉक्टर उमर भी शामिल हैं, जो इस पूरे के पूरे सीन को और ज्यादा मशकूक कर देती है, क्योंकि इंडियन जो मीडिया है उसके मुताबिक डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे और इनको 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। अब जिस बंदे को 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया हो और उसी दिन वो कार बम धमाके में उसके मारे जाने की इत्तला मिले, तो या तो गिरफ्तारी की खबर गलत है या उसके मारे जाने की खबर गलत है, या ये हो सकता है कि उस गाड़ी के अंदर डॉक्टर उमर को बिठाकर ये जो सारे के सारा सीन है उसको क्रिएट किया गया हो। ये बात तो अब आगे हमारे सामने खुल के और इस धमाके के फौरी बाद जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का चर्चा शुरू हुआ, जिस तरीके से जनरल बख्शी जो है
एक इंडिया का पागल फौजी है जनरल, वो जाए वकुआ पर पहुंचा और वो अपने साथ मेजर गौरव आर्या को लेकर वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वहां पर जो गाड़ी का मलबा बिखरा हुआ था, जिसको एविडेंस के तौर पर सिक्योर किया जाना चाहिए था, उस एविडेंस के टुकड़े इंडियन मीडिया के स्टूडियोज के अंदर मौजूद थे। और मेजर गौरव आर्या और जनरल बख्शी दोनों ये जो एविडेंस है, जो फोरेंसिक एविडेंस के एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, कार का मलबा, उसको पकड़ पकड़ कर कैमरों के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब यहां पर बम धमाका हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इस सारे अमल में कि गाड़ी का मालिक कौन है। इब्तदाई तौर पर जिस बंदे को गाड़ी का मालिक बताया गया, उसका जिसका नाम नदीम बताया गया, उसका यह कहना था कि वो ये गाड़ी अब से तकरीबन 15 साल पहले बेच चुका है। फिर इस बात का ये इंकशाफ भी हुआ कि ये गाड़ी अब तक 15 मरतबा बिक चुकी है और आखिरी मरतबा जो इसने इस गाड़ी को खरीदा था वो पुलवामा का रिहायशी था, और पुलवामा का जो रिहायशी है वो ना अभी तक सामने आया है और ना ही गाड़ी के जो दीगर दावेदार हैं जिनके पास ये गाड़ी बिकती रही है उसकी भी कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गाड़ी के जो सारे खरीदने वाले हैं उनमें से कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। तमाम के तमाम जो खरीदारी है वो मुसलमान ने मुसलमान के साथ ही बेची है। इसका मतलब ये है कि ये मुसलमानियत को सवाल बनाकर उनका जो ताल्लुक है वो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। फिर उसके बाद ये इंकशाफ सामने आता है कि 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में बशमूल मकबूजा कश्मीर तकरीबन 180 छापे मारे गए हैं और इन छापों में 110 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और कल से लेकर अब तक भी ये जो दिल्ली के अंदर धमाका हुआ उसके बाद से लेकर अब तक भी ये जो छापे और गिरफ्तारियों के सेल जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं। और ये इंकशाफ भी किया जा रहा है कि ये जो स्लीपर सेल थे दहशतगर्दों के यानी जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के, वो दोबारा इंडिया में अब एक्टिव हो गए हैं। इस धमाके के फौरी बाद, यानी ये तो मंजरनामे की सिचुएशन है ना, अमित शाह फौरी तौर पर पहुंचते हैं दिल्ली और इस मुकाम के ऊपर वारदात के मुकाम का जायजा लेते हैं, वहां पर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और इस बात का भी इंकशाफ करते हैं कि भारतीय वजीर आजम ने एक अहम तरीन इजलास बुलाया है और वो इस इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस इजलास में जो अजीत दूल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस इजलास में शरीक होंगे। और फिर उस इजलास के बाद ये बात सामने आती है कि इंडिया ने दिल्ली, मुंबई और अहम तरीन शहर जो हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और अपनी फौज के लिए भी हाई अलर्ट का कॉल दे दी गई है, जिसके बाद एलओसी, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंडिया के जो जंगी तैयारों की परवाजें हैं वो रिकॉर्ड की गई और उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी इकदामात किए गए और पाक फजाइया भी हरकत में आई। इस वाक़े के बाद जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने अपनी जंगी काबीना का इजलास बुलाया, यानी ये जो इजलास अमित शाह के साथ था उसके बाद एक और इजलास बुलाया गया जिसमें उनकी जंगी काबीना के लोग मौजूद थे। और आज सुबह 8 बजे के लिए एक और इजलास को तलब किया गया जिसमें अमित शाह मौजूद होंगे, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दूल ने शिरकत की और कमिश्नर पुलिस दिल्ली और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, फॉरेंसिक की टीम्स हैं, उनके जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, वो तमाम के तमाम अफराद इस इजलास में उन्होंने शिरकत की है। और इस इजलास के बाद जो दहशतगर्दी का मुकदमा है वो दर्ज किया गया है, यानी ये वाकया जिसका आगाज सिलेंडर धमाके से हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पाते हुए दहशतगर्दी की वारदात में तब्दील हो गया है। और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इस इजलास के बाद जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि ये देखा जा रहा है कि क्या इस दहशतगर्दी के ताने बाने सरहद पार मिलते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। तो इस इजलास
اجلاسوں کے دوران ہی جو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، وہ شاید بھوٹان گئے ہیں اور بھوٹان کا وزٹ کرنے کے بعد وہ واپس آئیں گے. تو اس دوران یہ جو دہشت گردی کے تانے بانے ہیں اس کے نیکسس پاکستان کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے اور یہ بات تو طے ہے. اب چونکہ آپریشن سندور 2.0 کے بارے میں دنیا کے مختلف ممالک کو اندازہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، لہٰذا جیسے ہی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے انڈیا کے اندر، یا اس کو آپ فالس فلیگ کہیں، تو اس واقعے کے بعد امریکہ اور فرانس وہ فوری طور پر ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہیں اور اس ایڈوائزری کے تحت انڈیا کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے اپنے شہریوں کو فوری طور پر انڈیا سے واپس آنے کا ان کو یہ جو درخواست ہے وہ کی جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ، یہ فرانس یا دیگر یورپی ممالک کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا نہ صرف دوبارہ آمنے سامنے آئیں گے بلکہ اس مرتبہ طاقت کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا جائے گا. اور اسی خدشے کے پیش نظر یہ ایمبارگو جاری کرتے ہوئے یہ جناب ان کو بلایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، حیدرآباد اور یہ جو تمام ہمارے بارڈر ایریا ہیں جو کہ انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر نو فلائی زون قائم کر دیا ہے، جس کے بعد وہ تمام فلائٹس جو لاہور اور کراچی کے درمیان اڑنی تھی ان فلائٹس کے روٹس کو چینج کر دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے یا تو ان فلائٹس کو جو ہے وہ ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، ان فلائٹس کو روک دیا گیا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو اب حالات ہیں یہ سنگین ہونے جا رہے ہیں اور جو فلائٹس انہوں نے اس سارے عمل کے دوران سسپینڈ کی ہیں وہ انہی ایریاز کے اندر انہوں نے پرواز کرنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ایشو اب ایک دوسرے پرسپیکٹو میں جا رہا ہے. پاکستان کی طرف سے بھی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کرتے ہوئے یہ اس بات کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ جناب ہماری طرف سے جو تیاری ہے وہ مکمل ہے. البتہ پاکستان کی طرف سے ماضی کی طرح جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب اگر آپ کو یہ شک ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے تو مشترکہ جو ہے وہ یا تو مشترکہ تحقیقات کر لیتے ہیں یا کسی غیر ملکی جو انڈیپینڈنٹ اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں غیر جانبدار امپارشل مبصر کے ذریعے اس سارے واقعے کی تحقیقات کروا لیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مجھے لگتا ہے کہ دلی دھماکے کے بعد بھی اسی طرح کی صورتحال ہوگی. البتہ پاکستان کی ڈی جی ISPR آج سے تقریباً ایک ہفتہ قبل فالس فلیگ کا اشارہ دے چکے ہیں اور ان کا جو اشارہ تھا وہ اب کافی حد تک درست ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اور بہار کے ریاستی الیکشن کے دوسرے مرحلے سے قبل یہ جو بم دھماکہ ہے یہ بہت ساری آئی بروز کو ریز کر رہا ہے، خصوصاً انڈیا کی اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان بھی. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.